नमस्कार दोस्तों, मैं योगेश कुमार गुलपाड़िया एक बार फिर से आपका कॉस्मोस कंपटीशन क्लासेज में स्वागत करता हूं। देखो, आज से हम एक नई सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं और वो नई सीरीज है बेसिक कंप्यूटर के ऊपर। और बेसिक कंप्यूटर आपको पता है सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछा जाता है, चाहे आप पटवारी की दे दो, चाहे सूचना सहायक की दे दो, चाहे कंप्यूटर शिक्षक की दो। तो बेसिक कंप्यूटर से पूछे जाने वाले क्वेश्चंस कहां से आते हैं, किन टॉपिकों से आते हैं और उन्हें कैसे सॉल्व किया जाता है, इस पूरी सीरीज के अंदर हम ये पढ़ने वाले हैं। आज हमारा पार्ट 1 है बेसिक कंप्यूटर का, जिसके अंदर हम 20 क्वेश्चन को डिटेल में समझेंगे। आप चाहे कोई सी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, अगर उसमें कंप्यूटर आता है तो मैं आपको गारंटी देता हूं कि जो टॉपिक मेरे द्वारा बेसिक कंप्यूटर की सीरीज में पढ़ाए जाएंगे उन टॉपिकों से एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। आप इसको अच्छी तरीके से समझ सकते हो अगर आपको कंप्यूटर में 100% अंक प्राप्त करने हैं तो चलो स्टार्ट करते हैं हमारी सीरीज बेसिक कंप्यूटर पार्ट फर्स्ट, और जिसके अंदर सबसे पहले हम पहला क्वेश्चन देखेंगे। और जो पहला क्वेश्चन है वो है हमारा, कंप्यूटर का आविष्कार किसने किया। देखो, सबसे इजी क्वेश्चन है और बहुत बार एग्जामों में पूछा जा चुका है। यानी कि हमसे ये पूछ रहा है कि कंप्यूटर का आविष्कार किसने किया, हु इन्वेंटेड द कंप्यूटर, यानी कि कंप्यूटर को किसने बनाया। इसका आंसर है चार्ल्स बेबेज। क्या है इसका आंसर? चार्ल्स बेबेज। अब इस आंसर को डिटेल में समझते हैं। देखो, चार्ल्स बेबेज जो है वो एक मैथमेटिशियन था और उस चार्ल्स बेबेज ने सन 1822 में वर्क स्टार्ट कर दिया था कंप्यूटर को इन्वेंट करने का। ओके, और द मिड ईयर ऑफ 1830 उस बेबेज ने इसको क्या किया, डेवलप किया। तो इस एक्सप्लेनेशन के आधार पे हम कह सकते हैं कि जो कंप्यूटर है उसका आविष्कार किसने किया था, चार्ल्स बेबेज ने। तो ये सबसे इजी क्वेश्चन है, इसको ज्यादा डिटेल में अपन समझेंगे नहीं। आपको केवल इतना याद रखना है कि कंप्यूटर का जनक कौन है, चार्ल्स बेबेज। क्लियर है? उसके बाद सेकंड क्वेश्चन हमारा है, और सेकंड क्वेश्चन हमारा जो है वो है, कंप्यूटर किस प्रकार की मशीन है। कंप्यूटर किस प्रकार की मशीन है। व्हाट टाइप ऑफ मशीन इज ए कंप्यूटर, यानी कि आपसे पूछ रहा है कि जो कंप्यूटर है वो किस प्रकार की मशीन है। अब देखो, इसको समझने के लिए हमें कंप्यूटर की डेफिनेशन को डिटेल में समझना होगा। तो कंप्यूटर की डेफिनेशन क्या है? कंप्यूटर की डेफिनेशन है, कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक मशीन विच सॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ अर्थमेटिक एंड लॉजिकल। क्या है कंप्यूटर की डेफिनेशन? कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक मशीन विच सॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ अर्थमेटिक एंड लॉजिकल। अब इस डेफिनेशन के अंदर 3 टर्म आई है टेक्निकली। कौन कौन सी टर्म आई है? पहली टर्म आई है इलेक्ट्रॉनिक। पहली टर्म क्या आई है? इलेक्ट्रॉनिक। दूसरी टर्म आई है अर्थमेटिक। दूसरी टर्म क्या आई है? अर्थमेटिक। और तीसरी टर्म आई है लॉजिकल। तीसरी टर्म क्या आई है? लॉजिकल। अब देखो, इस डेफिनेशन को एक्सप्लेनेशन के साथ डिटेल में समझने के लिए अगर हम इन 3 टर्मों को समझ लेंगे, तो डेफिनेशन हमें डिटेल में समझ में आ जाएगी। और डेफिनेशन अगर डिटेल में समझ में आ गई तो डेफिनेशन से पूछे जाने वाले हर एक क्वेश्चन का हम करेक्ट आंसर दे पाएंगे। क्लियर है? तो सबसे पहली चीज इसमें क्या है, कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक मशीन। अब देखो, मैं आपको बता देता हूं, दुनिया में मात्र 3 प्रकार की मशीन होती हैं। पहली होती है इलेक्ट्रिकल, दूसरी होती है इलेक्ट्रॉनिक, और तीसरी होती है मैकेनिकल। यानी कि हम 3 प्रकार की मशीनों का यूज करते हैं। इलेक्ट्रिकल मशीन का यूज करते हैं, इलेक्ट्रॉनिक मशीन का यूज करते हैं और मैकेनिकल मशीन का यूज करते हैं। अब इन तीनों का अपन डिफरेंस देख लेते हैं, जिससे हमें पर्टिकुलर ये पता चल जाए कि कंप्यूटर इलेक्ट्रॉनिक मशीन और इलेक्ट्रॉनिक का मतलब क्या होता है। क्लियर है? अब पहली मशीन होती है इलेक्ट्रिकल। देखो, इलेक्ट्रिकल मशीन वो मशीन होती है जो कि एसी सर्किट का उपयोग करती है। किसका उपयोग करती है? एसी सर्किट का, जिसे बोलते हैं अल्टरनेटिव करंट। और जिसके अंदर क्या होता है, आपका वोल्टेज अप डाउन होता है। क्या होता है इसके अंदर? आपका वोल्टेज अप डाउन होता है। किसके अंदर? इलेक्ट्रिकल के अंदर।
इलेक्ट्रॉनिक वो होती है जो डीसी का उपयोग करती है, यानी कि डायरेक्ट करंट का उपयोग करती है, और इसके अंदर वोल्टेज अप डाउन नहीं होता। इसके अंदर क्या होता है, या तो आपका सिस्टम ऑन होगा या फिर ऑफ होगा, यानी कि ये दो प्रकार की प्रोबेबिलिटी रखता है, या तो चालू होता है या फिर बंद होता है। और तीसरा है मैकेनिकल, जो फ्यूल का उपयोग करके इलेक्ट्रिकल एनर्जी को जनरेट करते हैं, जैसे कि मोटरसाइकिल हो गई, फोर व्हीलर हो गई, बस हो गई। ये क्या करती है, मैकेनिकल मशीन है आपकी, ये क्या करती है, फ्यूल का उपयोग करती हैं, उससे इलेक्ट्रिकल एनर्जी जनरेट होती है और उस इलेक्ट्रिकल एनर्जी से वो चलती हैं। तो हमारा जो कंप्यूटर है वो ना तो एसी का यूज करता है और ना ही वो फ्यूल का यूज करता है। वो कैसी मशीन है, इलेक्ट्रॉनिक मशीन है। आपने देखा होगा कंप्यूटर में कभी भी वोल्टेज अप डाउन नहीं होते, चाहे लाइट कितनी भी डिम आ जाए। उसका रीजन ये है कि कंप्यूटर जो है वो डीसी सर्किट का उपयोग करती है, डायरेक्ट करंट का उपयोग करती है, और इसके अंदर आपके प्रोबेबिलिटी दो ही होती है, या तो ऑन या फिर ऑफ। 0-1 की प्रोबेबिलिटी के साथ ये काम करता है। तो इसी के साथ हमने कंप्यूटर की डेफिनेशन को डिटेल में देख लिया और इसका आंसर भी हम समझ गए कि कंप्यूटर किस प्रकार की मशीन है, इलेक्ट्रॉनिक प्रकार की मशीन है। तो 2 क्वेश्चन हमारे कंप्लीट हो गए। पहला क्वेश्चन हमने देखा कि कंप्यूटर का आविष्कार किसने किया, और दूसरा क्वेश्चन देखा कंप्यूटर किस प्रकार की मशीन है। अब चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर और देखते हैं हमारा तीसरा क्वेश्चन। ओके, हमारा थर्ड क्वेश्चन है कंप्यूटर शब्दावली में एक शब्द प्रौद्योगिकी में एक परिवर्तन है जिसका उपयोग कंप्यूटर किया जा रहा है। ए टर्म इन कंप्यूटर टर्मिनोलॉजी चेंज इन टेक्नोलॉजी ए कंप्यूटर इज वाज बीइंग यूज्ड। इसका मतलब इसमें ये आपसे पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है, क्वेश्चन को समझो। इसमें ये आपसे पूछ रहा है कि कंप्यूटर की ऐसी कौन सी टर्मिनोलॉजी है जो कि ये रिप्रेजेंट करती है कि कंप्यूटर किस किस तरीके से उसकी टेक्नोलॉजी में डेवलप हुआ है और किस किस तरीके से वो नई नई चीजों के आविष्कार करके कंप्यूटर के अंदर ऐड करता गया है। तो वो चीज कहां से पता लगती है। तो पहले इसका ऑप्शन देखते हैं। देखो डेवलपमेंट, तो डेवलपमेंट नाम की तो कोई चीज कंप्यूटर के अंदर है ही नहीं। ओके, ये है, ये भी नहीं है, ग्रोथ ये भी नहीं है। अब देखो हमने जनरेशन पढ़ी होंगी और अब हम जनरेशन को डिटेल में पढ़ने वाले हैं। जनरेशन के अंदर क्या था, जनरेशन के अंदर कंप्यूटर अब तक जितने भी आए उन सभी कंप्यूटर को 5 जनरेशन के अंदर रख दिया गया और उसमें यह क्लासिफाइड किया गया कि उनकी ग्रोथ कैसे हुई, वो बड़े कैसे। पहली जनरेशन में क्या था, दूसरी में क्या था, तीसरी में क्या था, चौथी में क्या आ गया और 5वीं में क्या आ गया। तो इस क्वेश्चन के अंदर पूछ रहा है कि ग्रोथ को रिप्रेजेंट कौन करता है, तो ग्रोथ को रिप्रेजेंट कर रहा है कौन, जनरेशन। इसकी एक्सप्लेनेशन देखते हैं। जनरेशन इन कंप्यूटर टर्मिनोलॉजी इज ए चेंज टू टेक्नोलॉजी ऑफ कंप्यूटर इज वाज बीइंग यूज्ड, यानी कि जो हम कंप्यूटर को यूज करते हैं उसके यूज में जो टेक्नोलॉजी के रूप में जो चेंज आया है उसको कौन बता रहा है, जनरेशन बता रहा है। क्लियर है। द टर्म इज यूज टू। अब ये क्या करता है, इसमें एक चीज और देख लो, आपके हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर का आप यूज करते हो कंप्यूटर के अंदर, तो ये उसके चेंज को भी रिप्रेजेंट करा रहा है। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो गया, जनरेशन हो गया। कैसे हुआ समझ में आ गया, क्योंकि हम जानते हैं, अभी हम नेक्स्ट टॉपिक के अंदर पढ़ने वाले हैं जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। उसमें हम देखेंगे कि जब कंप्यूटर का पहली जनरेशन थी उसमें कुछ अलग चीजें थी, उसको कुछ डेवलप किया गया, उसके यूज को डेवलप किया गया, उसके हार्डवेयर को डेवलप किया गया, सॉफ्टवेयर को डेवलप किया गया, तब सेकंड जनरेशन के कंप्यूटर बने। फिर उसमें और कुछ डेवलप किया गया, थर्ड के, फोर्थ के, फिफ्थ के, इस तरीके से इसकी जनरेशन को क्रिएट किया गया। तो ये आपका हो गया क्वेश्चन नंबर 3। ये आपका क्या हो गया, क्वेश्चन नंबर 3। अब देखते हैं आगे। तो क्वेश्चन नंबर 3 जिस टॉपिक से पूछा गया है वो टॉपिक था जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। अब देखो क्वेश्चन नंबर 3 तो हमने देख लिया, अब हम उस टॉपिक को डिटेल में देखेंगे कि जनरेशन ऑफ कंप्यूटर होता क्या है। अब जनरेशन ऑफ कंप्यूटर के लिए आपको सब कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है। आपके सामने जो स्क्रीन पर शो हो रहा है, आप अगर केवल इस चार्ट को याद कर लोगे तो जनरेशन ऑफ कंप्यूटर से पूछने जाने वाले सारे क्वेश्चंस इसके अंदर ही सॉल्व हो जाएंगे। तो अपन देखते हैं सबसे पहले
हमारा टॉपिक है जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। मैं अभी आपको बता चुका हूं जनरेशन ऑफ कंप्यूटर को 5 भागों में बांटा गया है। फर्स्ट जनरेशन, सेकंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन, फोर्थ जनरेशन एंड फिफ्थ जनरेशन। अब देखो सबसे पहले अपन देखते हैं फर्स्ट जनरेशन। क्या देखते हैं? फर्स्ट जनरेशन। ओके, फर्स्ट जनरेशन जो है वो 1946 से लेकर 1959 तक मानी गई है। फर्स्ट जनरेशन कहां से मानी गई है? 1946 से लेकर 1959 तक। अब देखो एक चीज बता देता हूं मैं, कंफ्यूज मत होना। बहुत सारी बुकों में फर्स्ट जनरेशन 1946 से लेकर 1956 तक दे रखी है और किसी में 59 तक दे रखी है। आपसे अगर इसका क्वेश्चन पूछा जाएगा तो मिड सेशन का पूछा जाएगा और इससे क्वेश्चन ईयर वाले क्वेश्चन आने की संभावना बहुत कम होती है। अगर आएगा तो मिड सेशन वाला आएगा जिसका आंसर आप दे पाओगे। क्लियर है? तो आपको अभी के लिए ये ईयर याद रखनी है। अब इसमें क्या है, कुछ बुकों में दे रखा है 1946 टू 1955, इधर दे रखा है 1956 टू 1965, इधर दे रखा है 1966 टू 1975, इधर दे रखा है 1976 टू 1985 और 1985 टू ऑनवर्ड्स। तो ये कुछ बुकों में दे रखा है। आपको ये चीज मैंने क्लियर कर दी, इसमें कंफ्यूज मत होना। अब देखते हैं इसकी मैकेनिज्म के बारे में, हर एक जनरेशन की मैकेनिज्म के बारे में। पहली जनरेशन का जो कंप्यूटर था उसके अंदर वैक्यूम ट्यूब का उपयोग किया जाता था। ध्यान से समझना, क्या किया जाता था? वैक्यूम ट्यूब का। और फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर के अंदर 18,000 वैक्यूम ट्यूब होती थी। कितनी होती थी? 18,000 वैक्यूम ट्यूब होती थी। किसके अंदर? फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर के अंदर। अब इसकी क्वांटिटी 18,000 होने की वजह से जो फर्स्ट जनरेशन का कंप्यूटर था उसकी साइज बहुत अधिक हो गई थी, यानी कि उसकी साइज क्या थी? बहुत ज्यादा थी। अब पहली चीज हमने देखी कि फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर के अंदर वैक्यूम ट्यूब का यूज किया जाता था। कितनी वैक्यूम ट्यूब का? 18,000 का। अब आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है वैक्यूम ट्यूब का उपयोग कहां किया जाता था, तो आप आंसर दे सकते हो फर्स्ट जनरेशन के लिए। आपसे पूछा जा सकता है कितनी वैक्यूम ट्यूब उसके अंदर यूज की जा सकती थी, तो आप कह सकते हो 18,000। क्लियर है? ओके। सेकेंड है कि जो फर्स्ट जनरेशन का कंप्यूटर था उसके अंदर मेमोरी के लिए किन चीजों का यूज किया जाता था, तो इसके अंदर मेमोरी के लिए मैग्नेटिक ड्रम का यूज किया जाता था। अब मैग्नेटिक ड्रम क्या होता है? मैग्नेटिक ड्रम कुछ इस प्रकार का होता है, मैं आपको बता देता हूं। इस प्रकार का होता है और इस मैग्नेटिक ड्रम के अंदर क्या होता है, जो मैग्नेटिक पॉलिसी होती है उस प्रिंसिपल के आधार पर वर्क किया जाता है। यह मेमोरी के लिए उपयोग में किया जाता था फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर के अंदर। ओके, उसके बाद थर्ड है आपका कि इसके अंदर एक्सटर्नल स्टोरेज के लिए क्या यूज होता था, तो इसके लिए एक्सटर्नल स्टोरेज के लिए यूज होता था पंच कार्ड। क्या यूज होता था? पंच कार्ड। तो आपसे ये क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं इनपुट आउटपुट के लिए क्या यूज होता था? पंच कार्ड एंड पेपर। ये होता था इनपुट के लिए और ये होता था आउटपुट के लिए। क्लियर है? उसके बाद इसके अंदर लैंग्वेज कौन सी यूज की जाती थी? इसके अंदर लो लेवल लैंग्वेज यूज की जाती थी। किसके अंदर? फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर के अंदर। ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा यूज किया जाता था? अब ध्यान से समझना, फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर के अंदर कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं होता था। इसे कौन ऑपरेट करता था? ह्यूमन खुद ऑपरेट करता था, आदमी खुद ऑपरेट करता था। इस वजह से फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर के अंदर एक साथ 100 यूजर वर्क करते थे। कितने यूजर वर्क करते थे? 100 यूजर वर्क करते थे, क्योंकि इसके अंदर कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम तो था नहीं और इसके अंदर इसको जो इंसान है, जो यूजर है, जो ह्यूमन है, वो इसके साथ वर्क करता था। लास्ट एंड फाइनल इसकी साइज। अब इसकी साइज जो है वो बहुत अधिक होती थी, एक कमरे के बराबर होती थी। और अगर कंपेयर टू किया जाए साइज के आधार पे जो क्लासिफिकेशन है कंप्यूटर का, अगर उससे कंपेयर किया जाता है तो मेन फ्रेम जो कंप्यूटर है उसकी साइज के अनुसार इसकी साइज होती थी। इसके कुछ एग्जाम्पल हैं ENIAC, EDVAC और UNIVAC। ये क्या है? फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर के कुछ एग्जाम्पल हैं। अब देखो बहुत सी बार क्या किया जाता है आपसे, बहुत बार मेनली आपसे क्या किया जाता है,
क्वेश्चन पूछ लिया जाता है फुल फॉर्म के आधार पर। तो आपको याद रखना है ENIAC की फुल फॉर्म क्या है, EDVAC की फुल फॉर्म क्या है और UNIVAC की फुल फॉर्म क्या है, जो कि फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर हैं। ENIAC की फुल फॉर्म है इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटेड एंड कंप्यूटर। EDVAC की है इलेक्ट्रॉनिक डिस्क्रीट वेरिएबल ऑटोमेटिक कंप्यूटर और UNIVAC की है यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। ये इन तीनों की फुल फॉर्म है और इसी के साथ हमने क्या किया, फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर को डिटेल में देख लिया। अब बात करते हैं सेकंड जनरेशन के कंप्यूटर की। तो फर्स्ट जनरेशन देख ली, अब सेकंड जनरेशन के कंप्यूटर के अंदर जो वैक्यूम ट्यूब है, जो आपकी वैक्यूम ट्यूब है, उसको रिप्लेस कर ट्रांजिस्टर का रूप दे दिया गया है। यानी कि वैक्यूम ट्यूब की जगह क्या करने लग गए, ट्रांजिस्टर का उपयोग करने लग गए। इससे पहले जो क्वेश्चन अपन ने देखा था उसमें यही पूछ रहा था कि जनरेशन के डेवलपमेंट को कौन सी चीज रिप्रेजेंट कराती है, तो सॉरी कंप्यूटर के डेवलपमेंट को कौन सी चीज रिप्रेजेंट कराती है, तो उसका आंसर हमने दिया था जनरेशन। तो ये डेवलपमेंट ही हुआ। वैक्यूम ट्यूब की 18,000 की संख्या की वजह से साइज बहुत अधिक थी, अब उसकी जगह इसमें क्या यूज करने लग गए, ट्रांजिस्टर यूज करने लग गए, जिससे इस सेकंड जनरेशन के कंप्यूटर की साइज क्या हो गई, कम हो गई। मेमोरी के रूप में इसके अंदर यूज करने लग गए रैम एंड रोम, रैंडम एक्सेस मेमोरी और रीड ओनली मेमोरी। ये दो मेमोरी इसके अंदर यूज करने लग गए। अब आपसे पूछ लिया जाएगा कि रैम की फुल फॉर्म क्या है, तो रैम की फुल फॉर्म है रैंडम एक्सेस मेमोरी और रोम की है रीड ओनली मेमोरी। इसके अलावा इसके अंदर एक्सटर्नल स्टोरेज के लिए मैग्नेटिक कैप्स आ गए और मैग्नेटिक डिस्क आ गई। अब वहां पे तो क्या था, मैग्नेटिक ड्रम था और यहाँ पे क्या था, मैग्नेटिक डिस्क थी। दोनों में अंतर बता देता हूं। मैग्नेटिक ड्रम के अंदर जो डेटा है वो टॉप से डाला जाता है, बॉटम में जाके वो फर्स्ट लोकेशन लेता है, लेकिन डिस्क के अंदर लेफ्ट से डाला जाता है और लेफ्ट से फिर वो राइट तक जाता है। यानी कि डिस्क में तो सिक्वेंसली डेटा स्टोर होता है और ड्रम के अंदर टॉप टू बॉटम डेटा स्टोर होता है। तो ये क्या था, इसका एक्सटर्नल स्टोरेज था। इसके अलावा इनपुट आउटपुट के लिए इसमें मैग्नेटिक टेप, पंच कार्ड, पेपर आउटपुट के लिए और मैग्नेटिक टेप और पंच कार्ड इनपुट के लिए यूज होने लग गई। किसके अंदर, सेकंड जनरेशन के अंदर। लैंग्वेज में देखें तो इसके अंदर असेंबली लैंग्वेज का यूज करने लग गए और कुछ हाई लेवल लैंग्वेज का यूज करने लग गए, जैसे कि बेसिक, कोबॉल, फोर्टॉन। अब देखो असेंबली लैंग्वेज क्या होती है वो समझ लो। असेंबली लैंग्वेज वो लैंग्वेज होती है जिसमें अल्फाबेट्स का यूज किया जाता है और हाई लेवल लैंग्वेज का अपन इसके अंदर यूज करने लग गए। उसके बाद ऑपरेटिंग सिस्टम, अब इसमें ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं था, ये ह्यूमन हैंडल्स पंच कार्ड के थ्रू इसको ऑपरेट किया जाता था और इसकी साइज क्या थी, इसकी साइज मेन फ्रेम कंप्यूटर के बराबर थी, जिसके एग्जाम्पल हैं IBM 1401, NCR 300, IBM 600। ये आपकी हो गई सेकंड जनरेशन। क्लियर है? तो सेकंड जनरेशन हमारी कंप्लीट हो गई और सेकंड जनरेशन आई थी 1959 टू 1965। अब चलते हैं हमारी थर्ड जनरेशन के पास। किसके पास चलते हैं, थर्ड जनरेशन के पास, जो आई थी 1965 टू 1970। आप जो आज की तारीख में कंप्यूटर देख रहे हो, इस कंप्यूटर की अगर शुरुआत कहा जाए तो वो शुरुआत हुई थी थर्ड जनरेशन के कंप्यूटर से। अब थर्ड जनरेशन में पहला वर्क क्या हुआ, जो आपके ट्रांजिस्टर हैं उसकी जगह आईसी सर्किट का उपयोग होने लग गया। किसका, इंटीग्रेटेड सर्किट का उपयोग होने लग गया, जो कि क्या है, खुद एक इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स है। आईसी सर्किट क्या है, खुद एक इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स है। इससे हमारा जो कंप्यूटर इलेक्ट्रॉनिक है वो प्योरली इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस बन गया, इलेक्ट्रॉनिक मशीन बन गया। क्लियर है? सेकंड, इसके अंदर क्या किया जाता था, मेमोरी के रूप में पीरोम और डीरैम का यूज किया जाता था। देखो सेकंड जनरेशन के अंदर रैम और रोम यूज होती थी, रैंडम एक्सेस मेमोरी होती थी और रीड ओनली मेमोरी होती थी। ये आपका प्राइमरी स्टोरेज देती थी अस्थाई, ये आपका स्थायी स्टोरेज देती थी। लेकिन जो पीरोम है, पीरोम का मतलब क्या होता है, प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। आपने जो स्थायी मेमोरी प्रोवाइड की है, उस स्थायी मेमोरी को प्रोग्राम के रूप देने के लिए अपन पीरोम का उपयोग करते हैं। इससे क्या करते हैं, हम उसके अंदर प्रोग्राम को क्रिएट कर सकते हैं
और डी रैम क्या होती है? डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। डी रैम क्या होती है? डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी, यानी कि डी रैम एक ऐसी सर्विस प्रोवाइड करती है जो कि आपके इच्छा अनुसार आप उसे चेंज कर सकते हो। डायनेमिक का मतलब होता है चेंजेबल, जो चेंज की जा सकती है। उसके बाद इसके अंदर स्टोरेज के लिए इंप्रूवमेंट हुआ और फ्लॉपी डिस्क का उपयोग होने लग गया। इसके अलावा इनपुट के लिए कीबोर्ड्स यूज होने लग गए और आउटपुट के लिए मॉनिटर यूज होने लग गए। किसके अंदर? थर्ड जनरेशन के अंदर। इसके अलावा इसके अंदर हाई लेवल लैंग्वेज का यूज होने लग गया। इसके अलावा इसके अंदर ऑपरेटिंग सिस्टम को इंट्रोड्यूस किया गया, यानी कि सबसे पहले जो ऑपरेटिंग सिस्टम यूज हुआ था वो हुआ था थर्ड जनरेशन के कंप्यूटर के अंदर। और ये क्या है? मिनी कंप्यूटर है। फॉर एग्जांपल IBM सिस्टम 360, ICS 360, हनीवेल 316, ये क्या है? आपका थर्ड जनरेशन का कंप्यूटर है। तो हमने 3 जनरेशन देख ली और 3 जनरेशन को डिटेल में समझ लिया। अब फोर्थ जनरेशन के अंदर क्या किया गया वो चीज समझो। तो जो हमने आईसी सर्किट यूज की थी, इससे अब हमारे कंप्यूटर की जो साइज है वो बहुत कम हो चुकी थी। बहुत कम का मतलब आईसी सर्किट बहुत कम जगह लेते थे और उस आईसी सर्किट के अंदर बहुत सारे सिस्टम लगाने की जरूरत नहीं, एक सर्किट के ऊपर ही पूरा वर्क किया जा सकता था। अब साइज बहुत कम हो गई, लेकिन साइज तो कम कर दी बट स्पीड हमारी अभी भी स्लो थी। तो उस स्पीड को बढ़ाने के लिए फोर्थ जनरेशन के अंदर LSI और VLSI का उपयोग किया गया, लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड और वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड। इन दो चीजों का उपयोग किया गया फोर्थ जनरेशन के कंप्यूटर के अंदर, जो कि क्या है? माइक्रो प्रोसेसर हैं। क्या है? माइक्रो प्रोसेसर हैं। क्लियर है? इसके अंदर EPROM और SRAM का उपयोग किया गया स्टोरेज के लिए। अब EPROM क्या है? PROM के थ्रू आपने प्रोग्राम तो लिख दिया और उसको स्थायी मेमोरी दे दी, लेकिन सपोज दैट आपको अगर उस प्रोग्राम को डिलीट करके या फिर उसमें कुछ चेंज करके आपको अगर उसके अंदर कुछ और ऐड करना है, तो अभी तक हमारे पास ऐसी कोई चीज नहीं थी कि रोम के उस प्रोग्राम को चेंज किया जा सके। तो उसको चेंज करने के लिए फोर्थ जनरेशन के अंदर इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी को इंट्रोड्यूस किया गया, जो क्या करता था? आपके द्वारा जो प्रोग्राम लिखा गया है किसके अंदर? PROM के अंदर, उसे ये इरेजेबल करने का काम करता था, एडिट करने का काम करता था। अब देखो रैम के अंदर DRAM पहले इंट्रोड्यूस हो गई जो चेंजेबल है, लेकिन कभी कभार हम चाहते हैं कि स्टैटिक चीज आ जाए हमारे सामने जिसे चेंज नहीं किया जा सकता है, तो उसके लिए SRAM को इंट्रोड्यूस किया गया। इसके अंदर मेमोरी, इसके अंदर फ्लॉपी डिस्क और हार्ड डिस्क का उपयोग करने लग गए एक्सटर्नल स्टोरेज के लिए। इसके अलावा इसके आउटपुट के लिए मॉनिटर यूज होने लग गया और इनपुट के लिए कीबोर्ड माउस यूज होने लग गया। इसके अलावा इसके अंदर लैंग्वेज, और लैंग्वेज के साथ साथ एक और सबसे इंपॉर्टेंट चीज इसके अंदर इंट्रोड्यूस हुई, वो था एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। अब देखो मैं आपको क्लियर कर देता हूं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता क्या है। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर इज सॉफ्टवेयर दैट डू ए पर्टिकुलर वर्क, यानी कि जब कोई ऐसा सॉफ्टवेयर बनाया जाए जो कि किसी एक विशेष कार्य को करने के लिए बनाया गया है, तो उस सॉफ्टवेयर को कहा जाता है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। जैसे कि मुझे केवल टाइपिंग करनी है, मुझे क्या करना है? केवल टाइपिंग करनी है। तो टाइपिंग करने के लिए अगर मैं कोई एक सॉफ्टवेयर बना देता हूं जो केवल टाइप करने का काम करेगा, तो वो सॉफ्टवेयर हो गया मेरा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। मुझे सपोज दैट केवल गाने सुनने हैं, तो गाने सुनने के लिए मैंने कोई सॉफ्टवेयर बनाया जिसमें केवल आप गाने सुन सकते हो, सॉन्ग सुन सकते हो, तो वो हो गया मेरा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। तो ये चीज कहां पे इंट्रोड्यूस हुई? फोर्थ जनरेशन के कंप्यूटर के अंदर। उसके बाद फिफ्थ जनरेशन का कंप्यूटर जो है, इसके ऊपर रिसर्च आज तक चल रहा है। अच्छा, इसमें ये दो चीज और रह गई। इसके अंदर ऑपरेटिंग सिस्टम यूज होने लगा, माइक्रोसॉफ्ट डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम और डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। ये तो ऑपरेटिंग सिस्टम यूज हुआ है इसके अंदर। और ये क्या है? एक माइक्रो कंप्यूटर है। माइक्रो कंप्यूटर जो आप देख पा रहे हो, जो आपके पीछे, ये सब माइक्रो कंप्यूटर के अंदर आता है। क्लियर है? अब इसके बाद हम देखते हैं फिफ्थ जनरेशन। अब देखो जो आपकी फिफ्थ जनरेशन है, जो आपकी फिफ्थ जनरेशन है,
वो आज तक रिसर्च हो रहा है उसके ऊपर। अब 5th जनरेशन के अंदर क्या किया गया ये चीज समझो। स्पीड बढ़ाने के लिए इंटीग्रेटेड सर्किट आया 3rd में, फिर LSI VLSI आया, और भी स्पीड बढ़ाने के लिए उसके बाद आया ULSI, अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड। अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड के थ्रू क्या हुआ, हमारे जो सिस्टम है उसकी स्पीड और अधिक हो गई, और इसके अंदर डबल EPROM, सिम और डिम का उपयोग किया गया। डबल EPROM का मतलब होता है इलेक्ट्रिकल इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, यानी कि अब तक जो हम रोम यूज कर रहे थे, PROM यूज कर रहे थे, प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, EPROM यूज किया इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, वो पूर्णतः हमारे सिस्टम के ऊपर डिपेंड था। लेकिन डबल EPROM को इंट्रोड्यूस करके उसको डायरेक्टली कनेक्ट किया गया इलेक्ट्रिकल के साथ, यानी कि आप अगर विद्युत का उपयोग करके अपनी रोम को, अपनी PROM को, EPROM को आप अगर विद्युत के साथ उपयोग करके यूज करना चाहते हो तो इसके थ्रू वो काम होने लगा। क्लियर है। उसके बाद मॉडिफाई मैग्नेटिक एंड ऑप्टिकल डिस्क, इसके अंदर मैग्नेटिक और ऑप्टिकल डिस्क को मॉडिफाई किया गया। कीबोर्ड, पॉइंटिंग डिवाइस, स्कैनर, इनपुट मॉनिटर, ये सब इसके अंदर इनपुट आउटपुट के रूप में यूज होने लगे। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो 5th जनरेशन के अंदर आई थी, जिससे क्वेश्चंस पूछा जाएगा 100%, वो थी AI। AI का मतलब होता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी, यानी कि 5th जनरेशन का कंप्यूटर ह्यूमन बेस्ड बनाया गया, यानी कि 5th जनरेशन का कंप्यूटर एक ऐसा कंप्यूटर बनाया गया जो कि ह्यूमन के आधार पर काम करे और ह्यूमन की तरह काम करे। इसके अंदर ग्राफिकल यूजर इंटरफेस को यूज किया गया, और इसके अंदर जो इसकी साइज है उसकी साइज को बहुत ज्यादा कम रिड्यूस कर दिया गया। अब जो आप रोबोट वगैरह नाम सुनते हो, ये सारे के सारे आपके हैं 5th जनरेशन के कंप्यूटर। तो इसी के साथ हमने डिटेल में देख लिया कि जनरेशन ऑफ कंप्यूटर टॉपिक है क्या, कितने प्रकार का है, और वो उसके अंदर क्या क्या डेवलपमेंट हुआ है, क्या क्या उसके यूज बदले हैं, वो सारी चीज हम डिटेल में देख चुके हैं। अब इसके क्वेश्चन को देख लेते हैं कि इस टॉपिक से क्वेश्चन आता कैसे है। सबसे पहले द जनरेशन बेस्ड ऑन VLSI माइक्रो प्रोसेसर, यानी कि इसमें पूछ रहा है कि VLSI जो है वो कौन सी जनरेशन में यूज किया गया था। अब याद हमने किया है, अभी समझा है। फर्स्ट के अंदर था वैक्यूम ट्यूब, सेकंड के अंदर आया ट्रांजिस्टर, थर्ड के अंदर आया IC, फोर्थ के अंदर आया LSI और VLSI, और 5th के अंदर आया ULSI। क्लियर है। तो ये पूछ रहा है VLSI, तो सीधी सी बात है VLSI कहां पे आया, 4th जनरेशन के अंदर आया। क्वेश्चन क्लियर। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है जनरेशन ऑफ कंप्यूटर स्टार्टेड विद यूजिंग वैक्यूम ट्यूब एज द बेसिक कंपोनेंट्स। वैक्यूम ट्यूब की जो स्टार्टिंग हुई है जनरेशन ऑफ कंप्यूटर की, वो कौन सी पीढ़ी के कंप्यूटर थे, फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर थे, यानी कि पहली पीढ़ी के कंप्यूटर थे। नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और इसको थोड़ा सा हम डिटेल में देखेंगे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। ये क्वेश्चन मैं इंपॉर्टेंट इसलिए बता रहा हूँ, डिटेल में इसलिए बता रहा हूँ, क्योंकि जो अभी अपन ने टेबल देखी है उसके अंदर इसको अपन ने कंसाइडर नहीं किया है, ये अपन अलग से समझने वाले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बैच प्रोसेसिंग वाज मेनली यूज्ड इन द जनरेशन। अब पहले समझ लेते हैं बैच प्रोसेसिंग होती क्या है। सपोज करो मेरे सामने ये कोई प्रॉब्लम है, क्या है मेरे सामने 7 कोई प्रॉब्लम है, ठीक है ना। अब मैंने क्या किया, इस 7 प्रॉब्लम को छोटे छोटे सब टाइटल्स में चेंज कर दिया। ये है प्रॉब्लम 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। प्रॉब्लम को मैंने क्या किया, छोटे छोटे मॉड्यूल के अंदर चेंज कर दिया। ये मैंने बना दिया बैच 1, ये मैंने बना दिया बैच 2, बैच 3, बैच 4, बैच 5, बैच 6 और बैच 7। इस तरीके की जो टेक्निक होती है इसे कहते हैं बैच प्रोसेसिंग। अब ये पूछ रहा है बैच प्रोसेसिंग वाज मेनली यूज्ड इन द जनरेशन। बैच प्रोसेसिंग को किस जनरेशन के अंदर यूज किया जाता था, तो बैच प्रोसेसिंग वाज मेनली यूज्ड इन द फर्स्ट जनरेशन, इन द जनरेशन ऑफ पंच कार्ड, पेपर टेप, मैग्नेटिक टेप, इनपुट एंड आउटपुट डिवाइस वर यूज्ड। जो फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर थे उसके अंदर बैच प्रोसेसिंग यूज की जाती थी। उसका रीजन समझो क्यों, क्योंकि उसके अंदर एक साथ 100 यूजर वर्क करते थे।
18,000 वैक्यूम ट्यूब होती थी। अब 100 यूजर वर्क कर रहे हैं, मतलब कि एक हमारे सामने एक समस्या है जिसे हम सॉल्व कर रहे हैं। अब वो 100 यूजरों को अलग अलग टास्क दे दिया। अब वो 100 यूजर मिलकर एक पर्टिकुलर टास्क को क्या कर रहे हैं, पूरा कर रहे हैं, तो वो बैच प्रोसेसिंग की तरह ही काम हो गया। तो ये हमारा हो गया क्वेश्चन नंबर 6। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 इज दैट कंप्यूटर विज्ञान में एक उभरती हुई शाखा है जो कंप्यूटर को इंसानों की तरह सोचने के साधन और तरीके की व्याख्या करती है। खालिस्तान इज एन emerging branch in a computer science which interests means and method of making computers things like human being। यानी कि कंप्यूटर के अंदर ऐसी कौन सी चीज है जो कि कंप्यूटर को ह्यूमन बीइंग की तरह सोचने की तरह एक प्रॉपर्टी देती है और ह्यूमन बीइंग की तरह कंप्यूटर के साथ काम कराती है। तो हम जानते हैं वो चीज कहाँ है, 5th जनरेशन के कंप्यूटर के अंदर है। तो फॉर एग्जांपल और 5th जनरेशन के कंप्यूटर के अंदर हमने एआई यूज किया था। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी जो है वो एक ऐसी टेक्निक है जो कि हमारे सिस्टम को वॉइस रिकॉग्नाइज कराना और मूवमेंट कराना, ये सारी प्रोबेबिलिटी देती है, सारे फीचर्स देखती है, और इसके साथ जो हमारा सिस्टम है वो ह्यूमन बीइंग्स की तरह सोचना चालू कर देता है और मूवमेंट करना चालू कर देता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो गया एआई। क्लियर है? अब हमने 7 क्वेश्चन देख लिए। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछ रहा है यूएलएसआई स्टैंड्स फॉर। हमें पता है यूएलएसआई का उपयोग किया जाता है 5th जनरेशन के अंदर। अभी जब मैंने आपको जनरेशन समझाई थी तो मैंने आपको बताया था यूएलएसआई की फुल फॉर्म होती है अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड। तो यूएलएसआई स्टैंड फॉर, इसका आंसर हो जाएगा अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड। और ये कहां यूज हुई? 5th जनरेशन के अंदर यूज हुई। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एलएसआई स्टैंड फॉर। अब हमें यह भी पता है कि एलएसआई का उपयोग किया जाता था 4th जनरेशन के अंदर, और इसकी फुल फॉर्म होती है लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड। इसकी फुल फॉर्म क्या है? लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड। ये कहां यूज होता था? 4th जनरेशन के अंदर। उसके बाद आपसे पूछ लिया गया वीएलएसआई स्टैंड फॉर। अब हमें यह भी पता है कि एलएसआई के साथ एक चीज और यूज होती थी 4th जनरेशन के अंदर, वो था वीएलएसआई, वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड। और ये कहां यूज होता था? 4th जनरेशन के कंप्यूटर के अंदर। अब देखो, जनरेशन ऑफ कंप्यूटर से बहुत से क्वेश्चन बन सकते हैं, लेकिन मैंने कुछ एग्जांपल आपको बता दिए कि कैसे क्वेश्चन आएंगे। आप उस टेबल को जब प्रिपेयर कर लोगे, तैयार कर लोगे, तो उससे चाहे कैसा भी क्वेश्चन आ जाए आप उससे सॉल्व कर दोगे। तो जनरेशन ऑफ कंप्यूटर हमारा टॉपिक हो गया पूरा। चलो अब आगे हम क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारे सामने वो है, इन द जनरेशन टाइम शेयरिंग रियल टाइम नेटवर्क डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम वाज यूज्ड। अब देखो, इस क्वेश्चन को समझने से पहले हमें इन सब टर्म को समझना होगा। टाइम शेयरिंग क्या होता है, रियल टाइम क्या होता है, नेटवर्क क्या होता है, और डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है। सबसे पहले टाइम शेयरिंग। सपोज दैट मेरे पास 5 यूजर हैं। क्या है? मेरे पास 5 यूजर हैं और सिस्टम एक है। यूजर तो कितने हैं? 5 है, लेकिन सिस्टम एक है और उन 5 यूजरों को उस सिस्टम पे काम करना है। तो मैंने क्या किया, उस सिस्टम के साथ 5 यूजरों को अलग अलग टाइम पे कनेक्ट कर दिया। मैंने क्या किया, इस यूजर से कह दिया कि स्टार्टिंग के 10 मिनट आप काम करोगे, फिर ये काम करेगा, फिर ये करेगा, फिर ये करेगा, फिर ये करेगा। तो इन्होंने क्या किया, टाइम को शेयर करके उस सिस्टम को यूज किया। ये टेक्निक कहलाती है टाइम शेयरिंग। सेकंड है रियल टाइम। रियल टाइम का मतलब जब किसी ऑपरेटिंग सिस्टम का यूज करके आप एक रियल टाइम आउटपुट के लिए रिप्रेजेंटेशन करते हो, इसके आधार पे उपयोग करके, तो वो होती है रियल टाइम। नेटवर्क का मतलब होता है नेटवर्क के थ्रू काम करना। नेटवर्क क्या होता है? 2 या 2 से अधिक कंप्यूटर को आपस में जोड़ना नेटवर्क कहलाता है। और आपने क्या किया, 2 सिस्टमों को आपस में जोड़ लिया और नेटवर्किंग के थ्रू आप काम कर रहे हो। एक होता है डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम, यानी कि ऐसा ऑपरेटिंग सिस्टम जो कि पोर्टेबल हो, जिसे एक जगह से दूसरी जगह पर ले जाया जा चुके। तो ये जो चीज है ये किस जनरेशन में यूज हुई? अब देखो, फर्स्ट के अंदर वैक्यूम ट्यूब था जिसके अंदर 100 यूजर काम कर रहे थे, उनके टास्क को डिवाइड किया गया था, ठीक है। तो उसमें
टाइम शेयरिंग नाम की चीज थी ही नहीं, क्योंकि सबको एक पर्टिकुलर एक ही टाइम पे बैठाया गया था। तो यहीं पे फर्स्ट जनरेशन तो हो गई खत्म। सेकंड जनरेशन के अंदर क्या किया, ट्रांजिस्टर का यूज किया गया, वहां पे भी टाइम शेयरिंग नहीं थी। उसके बाद थर्ड के अंदर क्या किया गया, आईसी का यूज किया गया, वहां पे भी नहीं थी। अब फोर्थ के अंदर क्या, एक सिस्टम बना जिसे बोलते हैं पर्सनल कंप्यूटर। अब पर्सनल कंप्यूटर के अंदर हमारे पास कंप्यूटर एक है, अब हमें उसके अंदर डिफरेंट लोगों के साथ टास्क कराना है। पर्सनल कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम जो उसके अंदर होता है वो पोर्टेबल होता है। पहली बात तो आप उसके किसी भी डेटा को किसी दूसरी जगह पर सेव कर सकते हो। उसके अंदर हम नेटवर्क क्रिएट कर सकते हैं, आपस में लैन वायर के थ्रू एक से अधिक कंप्यूटरों को जोड़ सकते हैं। उसके अंदर रियल टाइम सिस्टम यूज होता है और उसके अंदर टाइम शेयरिंग भी यूज होती है। इसका मतलब इसका आंसर हो गया फोर्थ जनरेशन। द फोर्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर इज मार्क्ड बाय द यूज ऑफ very large scale integrated VLSI circuit. In this generation time sharing real time networks distributed operating system was used. क्लियर है? तो ये आपका हो गया नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ HLL? HLL स्टैंड फॉर। अब आपसे पूछा जा रहा है कि HLL की फुल फॉर्म क्या है। तो HLL की फुल फॉर्म है हाई लेवल लैंग्वेज। और हाई लेवल लैंग्वेज जो है वो कौन कौन सी होती है, फोर्ट्रॉन, कोबॉल, ये क्या है आपकी हाई लेवल लैंग्वेज हैं। क्लियर है? तो इसी के साथ हमारे क्वेश्चन हो गए 12, यानी कि हमने 12 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए। अब चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड के अंदर। एक चीज और क्लियर कर देता हूं, हमने व्हाट इज कंप्यूटर देखा, टॉपिक क्या क्या कवर हो रहे हैं वो चीज भी आपके दिमाग में सेव होनी चाहिए। व्हाट इज कंप्यूटर देखा, व्हाट इज कंप्यूटर के बाद जनरेशन ऑफ कंप्यूटर देखा। अब देखेंगे टाइप्स ऑफ कंप्यूटर। अब क्या देखेंगे, टाइप्स ऑफ कंप्यूटर। अब टाइप्स ऑफ जो कंप्यूटर है वो आपका एक तो होता है आपका सुपर कंप्यूटर, एक होता है मेन फ्रेम कंप्यूटर, एक होता है मिनी कंप्यूटर, एक होता है माइक्रो कंप्यूटर। ये हैं आपके टाइप्स ऑफ कंप्यूटर। सुपर कंप्यूटर क्या होता है, जिसके अंदर लार्ज मशीन का यूज किया जाता है। इसके अंदर क्या होता है, न्यूमेरिकल प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाता है। और इसका एग्जांपल है CRAY क्रे कंप्यूटर, ये इसका एग्जांपल है। और ये आपका है मेन फ्रेम कंप्यूटर। मेन फ्रेम कंप्यूटर के अंदर ये पॉइंट्स आपको याद रखने, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो और ये पॉइंट्स याद रख लेना। और मिनी कंप्यूटर के अंदर आपको ये पॉइंट्स याद रखने, और माइक्रो कंप्यूटर के अंदर आपको ये पॉइंट्स याद रखने। अब मैं इसको डिटेल में इसलिए नहीं समझा रहा क्योंकि इससे पूछे जाने वाले क्वेश्चन इस चार्ट से आएंगे, और कैसे आएंगे अब आप उन क्वेश्चनों को डिटेल में समझेंगे। हमें ये याद रखना है कि हमारे कंप्यूटर 4 प्रकार के टाइप्स में बटे गए हैं, सुपर, मेन फ्रेम, मिनी और माइक्रो। सबसे पहले ये आया, फिर ये आया, फिर ये आया, फिर ये आया। देखो पहले जो हमने जनरेशन ऑफ कंप्यूटर देखी थी उसके अंदर सारी चीज कंसाइडर की थी, उसकी साइज, उसके यूज, उसकी प्रोसेसिंग। लेकिन यहां पे केवल हम साइज को लेके चल रहे हैं, और साइज के साथ साथ उसकी जो प्रोसेसिंग है और उसकी कॉस्टिंग है उसको लेके चल रहे हैं। क्लियर है? अब देखते हैं इससे क्वेश्चन कैसे बनते हैं। सबसे मजेदार और डिफिकल्ट क्वेश्चन मैं आप इस टॉपिक का लेके आ रहा हूं आपके सामने। पहला क्वेश्चन है, ग्लोबल वेदर फोरकास्टिंग जैसे जटिल एप्लीकेशन को हल करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? विच आर यूज टू सॉल्व द कॉम्प्लेक्स एप्लीकेशन सच एज ग्लोबल वेदर फोरकास्टिंग। अब एक नई चीज आई सामने, व्हाट इज ग्लोबल वेदर फोरकास्टिंग। अब पहले इस चीज को समझ लो, ये है क्या। ग्लोबल वेदर फोरकास्टिंग का मतलब होती है कि कोई ऐसी मैकेनिज्म जिससे वेदर की जानकारी ली जा सके कि आज बारिश होगी या नहीं होगी, आज मौसम कैसा रहेगा, यानी कि वेदर संबंधित अपन जानकारी ले रहे हैं, वो होती है आपकी ग्लोबल वेदर फोरकास्टिंग। अब ये पूछ रहा है कि ग्लोबल वेदर फोरकास्टिंग जो है वो किस कंप्यूटर के अंदर यूज हो सकती है और कहां से अपन इस प्रोसेसिंग को यूज कर सकते हैं। तो इसका आंसर होगा
सुपर कंप्यूटर। क्या होगा इसका आंसर? सुपर कंप्यूटर। यानी कि सुपर कंप्यूटर जो है वो ग्लोबल वेदर फोरकास्टिंग के लिए यूज किया जाता है। इससे हम क्या कर सकते हैं? इससे हम हमारे जो वेदर है उसकी जानकारी ले सकते हैं। तो ये हो गया इसका आंसर। ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 13। अब आगे चलते हैं। और आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14। दे कैन ऑपरेट ऑन बैटरीज एंड हैंस आर वेरी पॉपुलर विद ट्रेवलर्स। ऐसी कौन सी कंप्यूटर है जो कि जिसमें बैटरी का यूज किया जा सके और जब हमें कहीं जाना होता है तो हम उसे आसानी से कैरी कर सकते हैं? तो ऐसा कौन सा कंप्यूटर है? आप सबने नाम सुना होगा लैपटॉप। आप जानते हो लैपटॉप के अंदर बैटरी भी होती है, उसे आसानी से ट्रेवल करने के लिए अपन यूज करते हैं, कैरी करने के लिए यूज करते हैं। तो इसका आंसर हो गया आपका लैपटॉप। अब इसे एक्सप्लेनेशन करने की जरूरत नहीं है। लैपटॉप जो है 4th जनरेशन के अंदर आ रहा है। ओके, उसके बाद है पीडीए स्टैंड्स फॉर। पीडीए स्टैंड्स फॉर, इसके अंदर इसकी फुल फॉर्म याद रखनी है, पर्सनल डिजिटल असिस्टेंस। और पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट जो होता है उसे हम क्या कहते हैं? पीडीए कहते हैं। ये हमारा हो गया क्वेश्चन नंबर 15। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारे सामने वो है Which computer are lower to mainframe computer in terms of speed and storage capacity? यानी कि ये कह रहा है कि mainframe कंप्यूटर से अगर कंपेयर करें तो ऐसा कौन सा कंप्यूटर है जिसकी स्पीड और स्टोरेज मेमोरी दोनों कम हो। क्या कह रहा है ये? ऐसा कौन सा कंप्यूटर है जिसकी स्पीड और स्टोरेज मेमोरी किससे कम हो? mainframe कंप्यूटर से कम हो। तो वो है आपका मिनी कंप्यूटर। द आंसर इज दैट मिनी कंप्यूटर आर कंपेयर टू mainframe कंप्यूटर इज टर्म दैट स्पीड एंड स्टोरेज इज लोअर। क्लियर है? उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मिनी कंप्यूटर आर आल्सो कॉल्ड। मिनी कंप्यूटर को अपन और क्या कहते हैं? अब देखो, हैंड हेल्ड तो वो चीज होती है जिसे हाथ में पकड़ के ले जाया जा सकता है। क्लियर है? उसके बाद लैपटॉप आप सब जानते ही हो। उसके बाद स्मार्ट क्या होता है कि स्मार्ट लैपटॉप भी अभी आने लगा है मार्केट के अंदर, जिसके अंदर सारे फीचर्स होते हैं जो स्मार्टफोन के अंदर होते हैं। क्लियर है? जो कि आपके एंड्रॉयड वर्जन को भी सपोर्ट करता है और आपके ऑपरेटिंग सिस्टम को भी सपोर्ट करता है, विंडोज को भी सपोर्ट करता है। तो ये 3 ऑप्शन तो इसके नहीं है। अब मिड रेंज का मतलब क्या होता है वो समझो। मिड रेंज का मतलब ऐसा कोई सिस्टम जो कि मिड रेंज पर वर्क करता हो, यानी कि वो एक हैंडहेल्ड की तरह भी काम करे, वो एक लैपटॉप की तरह भी काम करे। तो जो आपका मिनी कंप्यूटर है वो मिड रेंज प्रॉपर्टीज के अंदर आता है। तो इसका आंसर हो जाएगा मिड रेंज। अब इसका आंसर इसके 3 गलत ऑप्शन से निकलेगा। आप इस क्वेश्चन का आंसर दोगे तो ये कैसे निकला है? इसके 3 गलत ऑप्शन से निकला है। उसके बाद अपन चलते हैं अब आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब समझना है ध्यान से। अब इन क्वेश्चनों को अपन डिटेल में पढ़ने वाले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है, किसी विद्यार्थी का नाम या परीक्षा में प्राप्त अंक है। द नेम ऑफ ए स्टूडेंट और द मार्क्स ऑब्टेन्ड इन द एग्जामिनेशन इज। यानी कि कोई व्यक्ति है, कोई विद्यार्थी है, उसका नाम है और उसने जो एग्जाम में अंक प्राप्त किए हैं वो अंक हैं। तो इन दोनों को हम क्या कहेंगे? ऑप्शन, डेटा कहेंगे या फिर इंफॉर्मेशन कहेंगे या फिर कुछ और सी और डी और ऑप्शन दे दिए वो कहेंगे। तो इसमें हम आंसर क्या पुट करेंगे? तो इस आंसर को पुट करने के लिए हमें पहले समझना होगा कि डेटा क्या होता है, इंफॉर्मेशन क्या होती है। अब समझते हैं। सबसे पहले क्या समझते हैं? डेटा क्या होता है। ओके, पहले सबसे देखते हैं व्हाट इज डेटा।
and we know that data is a raw material that provide as a input in the computer। यानी कि कंप्यूटर के अंदर दिया गया कोई भी ऐसा इनपुट जिसका कोई मतलब ना हो उसको हम कहते हैं डेटा। जब हम कंप्यूटर के साथ काम करते हैं तो हम जो कंप्यूटर के अंदर इनपुट देते हैं वो सब कुछ क्या है, डेटा है। डेटा क्लियर हो गया। उसके बाद सेकंड आता है कि इंफॉर्मेशन क्या होती है। अब इंफॉर्मेशन का मतलब क्या होता है, आपने कोई डेटा इनपुट के रूप में कंप्यूटर को दिया, उस डेटा ने कंप्यूटर के साथ क्या की, प्रोसेसिंग की, और प्रोसेसिंग करके उस डेटा को एक ऐसा रूप दे दिया जिसका मतलब निकलता हो, जिसका मीन्स निकलता हो, तो उस चीज को हम कहते हैं इंफॉर्मेशन। क्लियर है। अब इसके अंदर किसी विद्यार्थी का नाम दिया हुआ है और अंक दिए हुए हैं, तो नाम और अंक को लेकर हमें कोई एक पर्टिकुलर उसका मतलब समझ में नहीं आ रहा। वो क्या है, केवल एक इनपुट है जो कि यूजर के द्वारा दिया गया है। तो सीधी सी बात है, नाम और उसके अंक ये दोनों क्या होंगे, डेटा होंगे। क्लियर है। इंफॉर्मेशन ये कब बनेगी, जब हम इन डेटाओं की पूरी एक कंप्लीट टेबल बना देंगे और उस टेबल से हमें समझ में आएगा कि इस क्लास के अंदर इतने स्टूडेंट थे, उन्होंने इतने इतने मार्क किए, जिससे हमें ये पता चलेगा कि किसके मार्क हाईएस्ट आए, किसके मार्क लोएस्ट आए। तो वो हमारी क्या बन जाएगी, इंफॉर्मेशन बन जाएगी। ये हमारा है क्वेश्चन नंबर 18। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19 के पास। डेटा स्टोर करने और कैलकुलेशन करने के लिए किस नंबर सिस्टम का उपयोग किया जाता है कंप्यूटर के अंदर। किसके अंदर, कंप्यूटर के अंदर। कंप्यूटर के अंदर डेटा को स्टोर करने के लिए और डेटा के साथ कैलकुलेशन करने के लिए किस नंबर सिस्टम का उपयोग किया जाता है। अब देखो, मैं आपको एक चीज क्लियर बता देता हूं, हमारा जो कंप्यूटर है वो केवल बाइनरी या फिर मशीन लैंग्वेज समझता है। क्या समझता है, या तो बाइनरी समझता है या फिर मशीन लैंग्वेज समझता है। यानी कि कंप्यूटर को केवल 0 और 1 की लैंग्वेज आती है, इसके अलावा कंप्यूटर को कुछ नहीं आता। कंप्यूटर में आप जो कुछ भी इनपुट के रूप में दोगे, कंप्यूटर उसे 0-1 में कन्वर्ट कर देगा और 0-1 में कन्वर्ट करने के बाद उसका मतलब समझ पाएगा कंप्यूटर के, इसका मतलब ये है, फिर उसके साथ वो प्रोसेसिंग करके वर्क करेगा और उसको इंफॉर्मेशन के साथ आउटपुट के रूप में रिप्रेजेंट कराएगा। क्लियर है। अब ये पूछ रहा है कि कंप्यूटर के अंदर अगर डेटा कैलकुलेशन और उसके अंदर डेटा को अगर स्टोर करना है तो किस नंबर सिस्टम का उपयोग करते हैं। नंबर सिस्टम बेसिकली आप समझ लो 4 प्रकार के होते हैं, बाइनरी, ऑक्टल, डेसिमल और हेक्साडेसिमल। बाइनरी के अंदर 0-1 आता है, ऑक्टल के अंदर 0 से लेकर 7 तक आता है, डेसिमल के अंदर 0 से लेकर 9 तक आता है, हेक्साडेसिमल के अंदर 0 से लेकर 15 तक आता है। तो हम जानते हैं कि हमारा कंप्यूटर मशीन लैंग्वेज और बाइनरी जानता है, तो सीधी सी बात है, इसका आंसर हो जाएगा बाइनरी। क्लियर है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के पास। ओके, अब ये जो नेक्स्ट क्वेश्चन है बहुत इंपॉर्टेंट है और इस सारणी से एक क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है, चाहे वो कोई सी एग्जाम हो। अब ये आपको सारणी याद करनी है। देखो, ये है मेमोरी रिप्रेजेंटेशन, आपका मेमोरी रिप्रेजेंटेशन है। अब देखो, जो सबसे पहले है वो है बाइनरी डिजिट, और बाइनरी डिजिट होती है 0-1-1 0-1-1-1, इसे कहते हैं बाइनरी डिजिट। इसके अंदर हर एक डिजिट 1 बिट मेमोरी लेती है कंप्यूटर के अंदर। मैंने जैसे कि ये 60 डिजिट लिखी, तो 1 बिट इसने ली, 1 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 इसने ली और 1 इसने ली। क्लियर है। तो पहली चीज, बाइनरी डिजिट का मेमोरी रिप्रेजेंटेशन क्या हो गया, 1 बिट, यानी कि हर एक बाइनरी बिट मेमोरी लेती है 1 बिट। क्लियर है। अब देखते हैं निब्बल। अब जो आपने बाइनरी डिजिट 1 बिट के रूप में दी और अगर आप उसका 4-4 बिट का समूह बना देते हो, कितने का, 4-4 बिट का अगर समूह बना देते हो, तो उस 4 बिट के समूह को एक निब्बल कहा जाता है। ये हो गए दूसरी। अब 4 की जगह अगर हम 8 बिट का समूह बना दें तो उसे एक बाइट कहा जाएगा। क्लियर है। अब अगर
1024 बाइट का समूह बना दें तो उसे 1 किलोबाइट कहा जाएगा। अब अगर 1024 किलोबाइट का समूह बना दें तो उसे 1 मेगाबाइट कहा जाएगा। अब अगर 1024 मेगाबाइट का समूह बना दें तो उसे 1 गीगाबाइट कहा जाएगा। अब अगर 1024 गीगाबाइट का समूह बना दें तो उसे टेराबाइट कहा जाएगा। अब अगर 1024 टेराबाइट का समूह बना दें तो उसे 1 पीटाबाइट कहा जाएगा। अब अगर 1024 पीटाबाइट का समूह बना दें तो उसे 1 एक्साबाइट कहा जाएगा। अब अगर 1024 एक्साबाइट का समूह बना दें तो उसे 1 जीटाबाइट कहा जाएगा। अब अगर 1024 जीटाबाइट का समूह बना दें तो उसे 1 योटाबाइट कहा जाएगा। अब अगर 1024 योटाबाइट का समूह बना दें तो उसे 1 ब्रोंटोबाइट कहा जाएगा। और 1024 ब्रोंटोबाइट का समूह बना दें तो उसे 1 योबाइट कहा जाएगा। ये आपका मेमोरी रिप्रेजेंटेशन है। आपको ये पूरी सारणी याद करनी है जिससे एक क्वेश्चन एग्जाम के अंदर आएगा ही आएगा। जैसे कि आपसे पूछ लिया जाएगा 8 बिट के समूह को कहते हैं, तो आपको बताना है कि 8 बिट के समूह को क्या कहते हैं। तो 8 बिट के समूह को क्या कहते हैं? 1 बाइट। आपसे पूछ लिया जाएगा 1 GB में कितने MB होते हैं, तो 1 GB के अंदर 1024 MB होते हैं। आपसे पूछ लिया जाएगा 1024 GB के समूह को कहते हैं 1 टेराबाइट कहते हैं। तो इसी के साथ आज हमने टोटल 20 क्वेश्चन सॉल्व किए, एक्सप्लेन किए, समझा और उनको डिटेल में देखा। अब नेक्स्ट पार्ट के अंदर, इस सीरीज के नेक्स्ट पार्ट के अंदर हम कुछ और क्वेश्चन कुछ और टॉपिक से लेने वाले हैं जो कि आपके बेसिक कंप्यूटर के ही होंगे। आशा करता हूं कि आपको मेरे द्वारा बताए गए सारे क्वेश्चन समझ में आए हैं और मैं आपसे वादा करता हूं कि ये जो टॉपिक मैंने इस क्लास के अंदर कवर कराए हैं, अगर इन टॉपिकों को केवल आप इतना ही पढ़ के चला जाएंगे जितना मैंने बताया है, तो इससे एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा किसी भी एग्जाम के अंदर, क्योंकि हम कोशिश कर रहे हैं कि सारे की सारी चीजें उसके अंदर कवर हो जाए। क्लियर है? तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जिसके अंदर हम कुछ और क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे, समझेंगे और कुछ और टॉपिकों के साथ इस बेसिक कंप्यूटर की सीरीज को आगे बढ़ाएंगे, जिससे हर एक प्रतियोगी परीक्षा में आने वाले कंप्यूटर की सब्जेक्ट से हर एक क्वेश्चन को हर एक छात्र अच्छी तरीके से सॉल्व कर सके और कंप्यूटर से 100% अंक प्राप्त कर सके। इसके लिए हम प्रयासरत हैं और इसकी जितनी भी सीरीज आएंगे उसके अंदर हम कंप्यूटर बेसिक से पूछे जाने वाले हर एक क्वेश्चन को सॉल्व कराने की कोशिश करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।